नमस्कार दोस्तों। 13 जून 2025 की रात जब दुनिया नींद में थी, तब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। तेहरान, नतांज और इस्फहान जैसे ईरान के अहम परमाणु और सैन्य ठिकानों पर घातक हवाई हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा दी। नतीजा मध्य पूर्व जलने लगा। यह टकराव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह एक विचारधारा की जंग बन चुका है। आज जब हम ईरान और इजराइल का नाम साथ में सुनते हैं तो जहन में सिर्फ धमाके, मिसाइलें और तनाव की तस्वीर ही उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही दो देश कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के रिश्ते इतने मजबूत थे कि एक दूसरे के बिना इनकी रणनीति अधूरी मानी जाती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? चलिए आज उसी टूटे रिश्ते की कहानी को समझते हैं, जहां भरोसा बारूद में बदल गया और दोस्ती दुश्मनी में। एक फेमस कहावत है कि देर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन। स्थायी होते हैं तो बस हित। और ये पंक्तियाँ ईरान और इजराइल की कहानी पर ऐसे फिट बैठती हैं जैसे ताले में चाबी। एक वक्त था जब ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी थे। सैन्य, खुफिया और आर्थिक मोर्चे पर एक दूसरे के अभिन्न साथी। लेकिन आज वही रिश्ते जहर बन चुके हैं। दोस्त से दुश्मन बनने की ये कहानी सिर्फ संघर्ष की ही नहीं, बल्कि विश्वासघात, विचारधाराओं की टकराहट और सत्ता की साजिशों की दास्तान है। सवाल है, ऐसी क्या वजह रही जिसने एक भरोसेमंद रिश्ते को दुश्मनी की आग में झोंक दिया? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं उस छुपी साजिश और इतिहास की वो दरार जो आज जंग बन चुकी है। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ तो मध्य पूर्व सुलग उठा था। चारों ओर नाराजगी, युद्ध और विरोध की लपटें थी। अरब देश इजराइल को मिटाने की कसमें खा रहे थे, लेकिन इसी आग के बीच एक देश ने सबको चौंका दिया। वो था ईरान। रजा शाह पहलवी के नेतृत्व में एक आधुनिक और पश्चिमी सोच वाले ईरान ने 1950 में इजराइल को चुपचाप मान्यता दे दी। यह कदम अरब दुनिया की नाराजगी की परवाह किए बिना उठाया गया था और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जिसकी उस दौर में कल्पना करना भी नामुमकिन था। जब पूरी दुनिया इजराइल को घेरने में जुटी थी, तब ईरान ने उसे सहयोग और संवाद का हाथ थमा दिया। यह इतिहास का सबसे अप्रत्याशित मोड़ था। 1948 में इजराइल का जन्म एक संघर्ष से हुआ था और मध्य पूर्व में टिके रहने के लिए उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो हर तूफान में उसके साथ खड़ा रहे, और वो साथी बना ईरान। जब पूरा अरब जगत इजराइल को घेरने की साजिशें रच रहा था, तब ईरान ने न केवल उसे व्यवहारिक मान्यता दी, बल्कि रणनीतिक और खुफिया सहयोगी भी बन गया। यह दोस्ती अरब राष्ट्रों के लिए एक करारा झटका थी। 1950 में ईरान और इजराइल ने मजबूत संबंध बनाए, दूतावास खोले और एक दूसरे के साथ सैन्य और तकनीकी जानकारियां साझा की। इजराइल और ईरान की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इतनी गहरी थी कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां, ईरान की शावक और इजराइल की मोसाद, एक दूसरे के साथ मिलकर गुप्त मिशन चलाती थी। मोसाद ने शावक के एजेंटों को न केवल ट्रेनिंग दी, बल्कि उन्हें अत्याधुनिक हथियारों जैसे सब मशीन गन और युद्ध कौशल की तकनीकी भी सिखाई। 972 मैग की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरानी सैनिक बाकायदा इजराइल आकर सैन्य प्रशिक्षण लेते थे। यह दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब ईरान और इराक के बीच टकराव बढ़ा तो इजराइल और शावक ने मिलकर कुर्दों को हथियार और जानकारी दी ताकि इराक की कमर तोड़ी जा सके। इस गुप्त गठबंधन का जिक्र लेखक रोमन बर्गमैन ने अपनी किताब CIA एंड दी मोसाद द सीक्रेट अलायंस में किया है, जो दिखाता है कि दोनों देशों की दोस्ती महज दिखावा नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की मिसाल थी। ईरान और इजराइल की दोस्ती केवल खुफिया साझेदारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि तेल और तकनीक के मजबूत व्यापारिक रिश्तों में भी झलकती थी। 1960 के दशक में जब इजराइल ऊर्जा संकट का सामना कर रहा था, तब ईरान उसके लिए जीवन रेखा बना।
ईरान से नियमित रूप से तेल इजराइल पहुंचता था और इसके लिए इलात अश्कलोन पाइपलाइन का निर्माण हुआ, जिसमें ईरान ने भारी निवेश किया था। बदले में इजराइल ने ईरान को कृषि, सिंचाई और हथियारों की अत्याधुनिक तकनीकी मुहैया कराई। ईरान और इजराइल ने न सिर्फ खुफिया साझेदारी और तेल व्यापार किया, बल्कि मिलकर एक गुप्त मिसाइल प्रोग्राम प्रोजेक्ट फ्लावर भी शुरू किया था। 1977 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का मकसद था परमाणु क्षमताओं से लैस सबमरीन मिसाइल तैयार करना। इस समय ईरान और इजराइल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट की भनक अमेरिका तक को नहीं लगने दी। मिसाइल असेंबली प्लांट्स भी बनाए गए और दोनों देशों ने ज्वाइंट टेक्नोलॉजी पर काम किया। उस दौर में ईरान की राजधानी तेहरान में 500 से ज़्यादा यहूदी परिवार रहते थे और इजराइल से ईरान के लिए नियमित उड़ानें भी चला करती थी। इसके बाद 1979 की इस्लामिक क्रांति ने न सिर्फ ईरान की सत्ता को पलटा, बल्कि इजराइल के साथ उसके रिश्तों को जड़ से उखाड़ फेंका। कभी जो दो देश रणनीतिक साझेदार थे, एक दूसरे के जासूसों को ट्रेनिंग देते थे, मिलकर मिसाइलें बनाते थे और तेल के बदले तकनीकी का व्यापार करते थे, वही अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान ने खुद को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया और इजराइल को शैतान का दर्जा दिया। इजरायली पासपोर्ट अब ईरान में ऐमान्य घोषित हो गया और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया गया। यह महज एक कूटनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि यह एक वैचारिक युद्ध का बिगुल था। PLO उस समय फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इजराइल के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था और ईरान ने उसे खुला समर्थन देकर इजराइल को अपना स्थायी दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान ने फिलिस्तीन के पक्ष में हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को खुलेआम समर्थन देना शुरू कर दिया, पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब कुछ। दूसरी ओर इजराइल ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की ठान ली। अब यह टकराव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था, यह एक ऐसा शैडो वॉर था जो सीक्रेट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी वॉर तक फैल चुका था। जो कभी भाई थे, वे अब दुश्मनों की तरह एक दूसरे के विनाश की रणनीति लिख रहे थे और इस दुश्मनी का अंत आज भी कहीं नजर नहीं आता। 1979 की क्रांति के बाद जो नया ईरान उभरा, वह सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, वैचारिक रूप से भी पूरी तरह बदल चुका था। वह पूरी दुनिया में खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करने लगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सेंटर में ईरान प्रोग्राम के निदेशक अली वेज के अनुसार इजराइल के खिलाफ दुश्मनी अब ईरानी नीति का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ की क्रांतिकारी सरकार के कई प्रभावशाली नेता पहले ही फिलिस्तीनियों के साथ लेबनान जैसे इलाकों में गुरिल्ला युद्ध में भाग ले चुके थे। उनका अनुभव, उनका संघर्ष और फिलिस्तीनियों के प्रति उनकी सहानुभूति अब ईरानी शासन की रणनीति बन गई। नए ईरान ने खुद को एक वैश्विक इस्लामी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां अधिकतर अरब देश अब इस मुद्दे से पीछे हट चुके थे, वहां खुमैनी ने इसे अपने नेतृत्व का प्रतीक बना दिया। तेहरान की सड़कों पर फिलिस्तीनी समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। बड़े बड़े प्रदर्शन और रैलियां आम हो गई, जिन्हें सरकार का सीधा समर्थन प्राप्त था। यह नया ईरान अब न सिर्फ इजराइल का विरोधी था, बल्कि फिलिस्तीन के लिए संघर्ष का वैश्विक मंच भी बन गया था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है, एक ऐसा खतरा जिसे वह किसी भी हाल में फूटने नहीं देना चाहता। ईरान भले ही दावा करता रहा कि उसका परमाणु मिशन केवल ऊर्जा और नागरिक जरूरतों के लिए है, लेकिन इजराइल इसे एक छलावा मानता है। इसी शक के चलते उसने अमेरिका के साथ मिलकर स्टैक्सनेट नाम का एक खतरनाक साइबर हथियार तैयार किया, जिसने 2000 के दशक में ईरान की परमाणु परियोजनाओं को गहरी चोट दी। यह हमला दुनिया का पहला साइबर अटैक माना गया, जहां कोड हथियार बने और कीबोर्ड मिसाइल। ईरान के परमाणु सपने को चकनाचूर करने के लिए इजराइल ने सिर्फ तकनीकी का ही नहीं, बल्कि टारगेट किलिंग का भी रास्ता चुना। एक के बाद एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक
रहस्यमयी हालात में मारे गए और शक की सुई हर बार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर घूमती रही। सबसे सनसनीखेज घटना थी 2020 में मोहसिन फरीखजादेह की हत्या, जिसे ईरान का परमाणु पिता कहा जाता था। सड़कों पर ड्रोन, ऑटोमेटिक गन और हाईटेक निगरानी सिस्टम का इस्तेमाल कर की गई ये हत्या किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं थी। इजराइल चुप रहा, लेकिन दुनिया समझ गई। यह संदेश था, धमकी नहीं। दुनिया एक बार फिर तबाही के कगार पर खड़ी है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो हमला शुरू किया है वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आने वाले विनाश की घंटी है। इस हमले में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया गया और उसके 9 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर ईरान को अब नहीं रोका गया तो वह कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है और यह इजराइल के अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्या वाकई यह शांति स्थायी है या फिर यह महज तूफान से पहले की खामोशी है? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने बड़ी धमाकेदार घोषणा करते हुए कहा, हमने इजराइल को घुटनों पर ला दिया और अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। यह बयान न केवल आत्मविश्वास से भरा था, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की ओर भी इशारा करता है जो ईरान के पीछे खड़ी है, रूस और चीन जैसे ताकतवर राष्ट्र। अब सवाल उठता है कि क्या यह लड़ाई यहीं ख़त्म हो गई है या फिर यह वैश्विक संघर्ष की एक काली परछाई है जो धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल रही है। हालात जितने शांत दिखाई दे रहे हैं, हकीकत में उतने ही विस्फोटक हो सकते हैं। धन्यवाद।